सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30th शिफ्ट जो कि सबसे ज़्यादा टफ डे बताया गया था CHSL के जो Tier 1 का पेपर हुआ 19th में। उसमें उसकी फर्स्ट जो शिफ्ट है हम वो करेंगे। और इस वीडियो में हम ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि हम देखेंगे कि किस किस पॉसिबल मेथड से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। उनका क्या ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है, क्या उसकी अलग डायमेंशन हो सकती है, या फिर मैं यह भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स भी बताऊंगा। तो ऑल एंड ऑल ये जो आपका सेशन होने वाला है ये आपका जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। सो आप जो है मेरी बात को यकीन मत कीजिए, बस आप एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू करके थोड़ी देर तक देखिए तो आपको खुद इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो ये सेशन है वो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसेंशियल है आपके लिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है तो आप जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कीजिए, एंजॉय कीजिए और इनपुट दीजिए अपने की और कैसे बेटर कर सकते हैं हम अपने इस सीरीज को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्चुअली में क्या है कि आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो ये चीज़ मैं रिपीटेडली नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको खुद जैसे ही नया क्वेश्चन सामने आता है वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे ही अपना अटेम्प्ट दे दिया आपने, ट्राई कर लिया अपना जितना आप कर सकते थे, उसके बाद वीडियो को रन करना और फिर देखना है कि और कैसे बेटर अप्रोच डेवलप किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने जो है अपना जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज कर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, जैसे ही आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर साइन है, कॉस है, यहाँ पर थीटा में बात हो रही है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में जो आती है वो है आपकी कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, वहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए, अल्फा की वैल्यू निकाल दो और फिर उसको थ्राइस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक मेथड है। तो पहले इस मेथड को करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसका और कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड मेथड क्या होना चाहिए कि अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि आप वैल्यू ना पुट कर पाए तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो उसको भी करेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अगर नॉलेज नहीं है तो वो कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट्स पुट द वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं थीटा को 0 पुट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अगर मैंने जैसे ही 0 रखा थीटा को तो ये क्या हो गया, 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया, 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, 0 प्लस 1, और ये तो है ही हमारा माइनस थ्राइस ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा अल्टीमेटली 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, हमारी ए की वैल्यू होगी -1। अब हमको क्या करना है, इस ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस अल्फा दिया हुआ है उन्होंने वो क्या मेंशन है, वो मेंशन है आपका अंडर रूट में। तो ए की वैल्यू हम डालेंगे 3, ए की वैल्यू -1 तो -1, 5 -1। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस अल्फा आ गया आपका 1/√2। दैट इज जो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री। याद रखें यहाँ पर गलती नहीं करनी है, हमको अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी, हमको वैल्यू पूछी है 3 अल्फा की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर जो 45 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा 135। और ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये हमारी 3 अल्फा की वैल्यू जो कि हमसे पूछी गई थी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 अल्फा, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है। आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है हमको, अब हमको इस चीज को और कैसे स्टैंडर्ड, एक जो इन्फॉर्म्ड बच्चा है, एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है जिसको चीजें याद है, वो कैसे इस क्वेश्चन को अटेंड करेगा। तो देखिए, जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देता है ना और आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो आपको सीधा रिजल्ट पता होना चाहिए इस एक्सप्रेशन का। मैं आपको पहले सीधा रिजल्ट लिखूंगा दोनों का और फिर दोनों में से एक को ड्राइव करके बता दूंगा जिससे कि आपको याद रहने में हेल्प रहे। ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है डायरेक्ट वो क्या होता है, साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, और अगर जैसे कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सीधा 1 - 3 आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपका। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है आपका, वो होता है आपका साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, कॉस थीटा प्लस उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
तो आपको क्या करना है, आपको ये जो वैल्यूज है ना इनको वैल्यू पुटिंग कर देनी है यहाँ पर। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, जस्ट अ सेकंड इसको थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी से लिख दो। ओके हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 और साइन 6, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 का क्या होता है रिजल्ट, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली अगर आप माइनस 3 और इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मुझको क्लियरली ये साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस से और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया सिंपल सा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, -1 आ गई यहाँ पर ए की वैल्यू। यही हमने डायरेक्ट निकाली थी फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हमको जो बोला जा रहा है हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको वैल्यू पुट करनी है इसमें कॉस अल्फा में। तो कॉस अल्फा में वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस अल्फा की वैल्यू फिर तो सेम ही है जैसा हमने पहले किया था वो क्वेश्चन। एंड जस्ट आप जो है यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 45 आ जाएगी और हमको अल्फा की वैल्यू 45 आ जाएगी और हमको 3 अल्फा निकालना है। तो 135 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। तो ये क्या था, ये था हमारा मेथड 2। अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये है मेथड 2। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो डेरिवेशन है जो इसमें थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, उस डेरिवेशन को मैं इस जो रिजल्ट है आपका जो आया है, जैसे ये रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट 1 और ये है आपका रिजल्ट 2, तो मैं रिजल्ट 1 ड्राइव कर देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए। और बाकी आप चाहे तो इसको डायरेक्टली याद कीजिए और बाकी आप चाहे तो दूसरे वाले को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अपना पेन का पॉइंट चेंज करता हूँ। ठीक है, आप देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का क्यूब। अगर आप इस पूरे का क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा साइन थीटा की पावर 6 कॉस थीटा की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है, आपको ये बात तो पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है अपने आप में। तो ये आ गया 1 का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई इशू नहीं है। फिर इस चीज़ को हमको ऐसे ही लिखा रहने देना है, साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6। अब इनको क्या करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि ये जो रिजल्ट है इसको निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको LHS में लेके जाते हैं। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये रिजल्ट कैसे ड्राइव हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को हर तरीके से देखेंगे, हर डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे कि इससे हम मैक्सिमम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को हमको केवल ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग कर दिया और हम निकल गए आगे, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है और दो इक्वेशन दी हुई है आपको, तो जब इस तरीके के बहुत बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं ना, तो आपको ये चीज देखनी है कि 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए, तो इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी, 117। तो इसका मतलब ये तो 117 इसका लीजिए कॉस स्क्वायर ए का, और जो आपका साइन है उसका भी आपको 117 लेना है साइन स्क्वायर ए। बट हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि टोटल 129 था ना साइन स्क्वायर ए के साथ, तो कितना बचा, 12 भी और बचा हुआ है। तो 12 आप यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 129 स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ये आपको हो गया 120। फिर आपने क्या किया भाई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 117 को कॉमन ले सकते हैं और क्या बचा आपके पास, बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचा, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें।
फिर आपने क्या किया यहाँ पे 12 साइन स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया इज इक्वल टू 120। अब आपको क्या करना है, ये तो 1 होता है हमारा, तो ये कितना आ गया 117 ही आ गया। अब ये 117 इधर जाएगा तो यानी 3 बनेगा, ठीक है ना। हाँ, हमको थोड़ा सा टाइम भी तो सेव करना होता है ना, इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अभी मैं और बताऊंगा आपको और छोटे में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, और जो साइन ए की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, यानी ए जो हो गया कितना हो गया, ए हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको ना इतना सब कुछ नहीं लिखना, इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है वो देखिए। आपको पता है इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा है 117, एक स्मॉलर क्वांटिटी है, तो 117 को डायरेक्ट, ओहो जस्ट अ सेकेंड, हाँ आप लोग क्या कीजिए, आप 117 को ना डायरेक्ट लिखिए, 117 को लिखा प्लस 12 बचा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 साइन स्क्वायर लिखिए, और यह 120, आपने यहाँ से इधर गए, यहाँ पे 3 बचा, और इधर का 12 नीचे आएगा तो 3 1/4 हो जाएगा, और स्क्वायर है अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो 1/2 हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू 1/2 यानी ए की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। 170 158, छोटा कौन सा है 158, तो यानी 158 तो आएगा ही आएगा, फिर 158 इधर जाएगा तो 161 में से 158 घटाएंगे तो क्या बचा आपके पास, 3 बचा इधर, और इधर आपके पास कितना बचा 158 था, तो कितना ऐड करेंगे इसमें 8 12, तो 12 कॉस स्क्वायर इधर बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर बी बचा हुआ है इधर, तो यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, तो आपका जो है बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। बस ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर देंगे। ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, और अगर कॉस अगर बी की वैल्यू 60 है तो सेक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 अगेन, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके का अगर थोड़ा सा भी इशू आपको आता है वीडियो दोबारा प्ले कीजिए, रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको फिर भी कोई इशू सॉल्व नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, और वो भी बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ मैं, जैसे ही मुझको पता चलता है नोटिफिकेशन आता है और मैं अवेलेबल मैं फ्री हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझने की क्या जरूरत है, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे मैं पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ मुझको पता चलता है कि मुझे क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अ पर्सन परचेजेस 40 आइटम्स एट 10 रुपीज ईच, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में। ही सेल्स अ पार्ट ऑफ देम एट 25%, नहीं पता चला, एंड रिमेनिंग एट 10% लॉस, थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा। द नेट प्रॉफिट परसेंट इज 4%। जैसे ही मुझको तीन चीजें कोई दिखती है ना, देखो मुझको या तो एवरेज मिल जाए कि ए का एवरेज, बी का एवरेज, और इन दोनों का मिला के कोई एवरेज, नेट एवरेज, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर तुम्हारा प्रॉफिट और इधर भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है और इन दोनों को मिला के नेट आ जाए। तो जब भी दो क्वांटिटी दी हो सिमिलर तरीके की और उन्हीं में से निकला हुआ कोई नेट निकाला हो, जैसे एवरेज एवरेज दिया हुआ है तो नेट एवरेज की बात हो रही हो, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है तो मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात हो रही हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में तो क्या लगाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे सीधा। तो आपको जैसे ही यहाँ पर दिखाई दिया ना 25% प्रॉफिट है 10% लॉस है और मुझे नेट प्रॉफिट बोला गया है, तो बस आपको कुछ नहीं देखा, आपने देखा सीधा और लगाया आपने अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगाते हैं, तो आपका 25% है तो प्लस साइन आएगा प्रॉफिट के लिए, 10% लॉस है तो नेगेटिव साइन आएगा, और फिर क्या है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बना 4% का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो एलिगेशन लगाते हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 21%। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या है 2:3 आया। तो जो आपकी जो परचेज आइटम्स है 10 रुपीज ईच, तो कितना है, अगर टोटल 40 है, अगर मान लीजिए टोटल 5 है, तो दो जो है आइटम वो वाले हैं जिसमें 25% प्रॉफिट हुआ है, और 3 आइटम वो है जिनमें लॉस हुआ है आपका 10% का। लेकिन हमारे 5 तो नहीं है टोटल, हमारे कितने हैं टोटल 40, तो यानी अगर 5 की वैल्यू 40 के बराबर है तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 के बराबर। ठीक है ना, एक की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आ गया 16 और ये आ गया आपका 24। क्या पूछा है हमसे, लॉस वाले, तो लॉस वाले कितने आएंगे, लॉस है ये, तो ये हमारा हो गया 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन टाइम कीजिए। आई होप, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेंड्रिकल वेसल विद 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 5 है। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर को स्क्वायर करेंगे और हाइट है 5। इज टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल वेसल की बात हो रहा है तो पाई मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है। और तो ये हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। वैसे पाई हमको पता है कैंसिल हो जाएगा आगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको इतना अंदाजा नहीं लग पा रहा तो आप लिख लीजिए पाई। फिर क्या बोल रहा है ये, एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो मैंने माना कि एन नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स है जिनको पिघलाकर जो है आपकी सिलेंड्रिकल वेसल बन रही है। स्फेरिकल बॉल की मेटल की जो बॉल है उसका डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 है यानी उसकी रेडियस 1 है, तो 1 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3, ठीक है ना। आपको पता होगा स्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई और आर क्यूब, तो मैंने आर इधर लिख दिया, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका जो है 6 × 6 × 5, इधर आपका 3 मल्टीप्लाई होगा और इधर आपका 2 × 2। मैंने 4 को क्या लिख दिया, मैंने 4 को 2 × 2 लिख दिया, तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। तो आपके पास क्या आ गया, आपका जो है कोई ऐसा नंबर जो 5 से जाना चाहिए, तो 5 से तो सारे ही जाने, 3 से जाना चाहिए, तो 3 से जाने के लिए क्या होता है, सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए उस नंबर का। अगर आप चाहते हैं कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब होता है कि उसका जो सम है डिजिट्स का वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 1 0 + 1 6 हो सकता है। 5 + 1 + 1 यानी ये कितना हो गया 7, ये नहीं है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, केवल ये और ये पॉसिबल हो सकते थे। अब लेकिन हमको यहाँ क्योंकि सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है तो आपने क्या किया 27 × 5 किया, 135 आपका आंसर आ गया। ये सब तरीके मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चले। मेरा एक ही मकसद होता है कि हर एक स्टेप, जैसे ही आपने एक स्टेप सॉल्व करी क्वेश्चन में तो आप जरूर देखिए कहीं किसी तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर किसी क्वेश्चन में 5 स्टेप्स हैं लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी स्टेप में ही क्वेश्चन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब आप काफी टाइम सेव कर लेंगे अपना। तो मेरी यही अप्रोच रहती है और मैं चाहता हूँ यही आपके अंदर भी डेवलप हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब मैं इसको जो सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ सम ऑफ 12,000, 12,000 रुपए थे और उस पर जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी जो आपकी साधारण ब्याज है वो लग गई थी उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या किया 4 महीने तक तो इसी तरीके से काम किया, 12,000 रुपए पे ही ब्याज मिली सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद जो है क्या हुआ, उसमें उन्होंने 12,000 में 6,000 रुपए और जोड़ दिए यानी 18,000 रुपए हो गए। और जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी डबल हो गया, ठीक है। अब बताइए कि उसके कुल मिला के जो उसके पास आखिरी में जो रुपए थे ब्याज के रुपए वो है उसके पास 2,800 रुपए। तो बताइए उसका जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था। तो देखिए हमको मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही जो होता है आपका वो होता है आपका इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आर और टाइम दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर आप रेट जो है जनरली पर एनम में होता है यानी सालाना होता है, तो जब टाइम जो हमारा होता है ना उसको भी हम लोग मंथ में दिया होता है ना तो हम उसको 12 से डिवाइड करके ईयर्स में चेंज कर देते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में इस चीज की भी यूज पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मुला पता हुआ आयोग, मैं इस फॉर्मुले को हटा देता हूँ और देखते हैं कि क्वेश्चन में एज पर रिक्वायरमेंट हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ पहली बार देखता हूँ कि इंटरेस्ट 4 महीने तक के लिए क्या होगा इंटरेस्ट। तो पी आपका कितना है, पी आपका 12,000। मैं रेट मान लेता हूँ मेरा R% है रेट, और R% यानी 1/100। और इसके बाद जो है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए चाहिए। और मुझको मालूम है कि अगर मैंने पर एनम की बात कर रहा हूँ रेट में तो मुझको मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करूंगा, 4 मंथ है तो उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया कि ये कितना 1/3 ऑफ द ईयर हो जाएगा। 4 बोलिए या 1/3 बोलिए, एक ही बात है, 4 महीने बोलिए या 1/3 बोलिए। अच्छा ये तो हो गया आपके पास किसका 4 महीने का। प्लस उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो है 6,000 रुपये और ऐड कर दिए, यानी अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, अब आपका प्रिंसिपल हो गया 18,000 रुपये। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उन्होंने डबल कर दिया यानी 2R/100 हो गया। और महीने कितने, मंथ्स कितने 8, क्योंकि पूरे साल की बात हो रही है ना, 4 महीने तो पहले ही आपने निकाल लिए तो बचे 8 महीने। तो यानी उसको करेंगे 8/12। और ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये पूरी चीज बराबर है 2,800 रुपीज के। बस अब कुछ नहीं करना, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम जल्दी सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 1/3 बचा और 3 4 जा 40। तो ये आपके पास आया 40R प्लस, फिर आपने क्या किया इन दोनों से ये दोनों 0 कैंसिल हो गए। और फिर आपके पास जो है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 से 3 6 जा 18। तो 6 2 12, 12 2 24,
24, जस्ट अ सेकेंड, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई। 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको जो कैलकुलेशन दोबारा कर लेता हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आया, फिर आपने 4 टू जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया आपका। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 240 आर आ गया आपका। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 280 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपका जो वैल्यू बनती है वो आपकी हो जाएगी 280 इज इक्वल टू 2800। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 10%, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सब कुछ विजिबल है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने आर की वैल्यू जो है 10% के बराबर लिखी हुई है, रेट जो आ जाएगा 10% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये रेट कौन सा इंटरेस्ट है, जब भी आपको बोला था इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो पर एनम की ही बात कर रहा है, वो अलग से इसमें कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या है, इसमें फिगर सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं, इसी फिगर में हम देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपको शो हो रहा होगा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जस्ट अ सेकंड कि ये क्या है। ये जो आपको एंगल दिया हुआ है ये 2A है, और ये वाला जो एंगल है आपको ये B है, ये वाला एंगल A है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, अब हमसे ये लोग सीधी सी बात बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो आपका DE है वो पैरेलल है, AC और DE पैरेलल है, यानी ये और ये दोनों आपस में पैरेलल है, कोई इशू नहीं है। फिर आपको बोला गया CAB, एंगल CAB, यानी ये CAB कितना है 2A बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है 2A, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू बोल रहे हैं 38 डिग्री। तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 19 डिग्री। ये बात ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। फिर हमसे क्या बोला जा रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि वैल्यू निकालो एंगल ए बी सी की, ए बी और सी यानी बी, और 5 ऑफ एंगल सी बी डी, सी बी डी यानी ए। तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है, ये तो हो गया आपका बी प्लस 5A, तो बी प्लस 5A की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे। तो ए की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, अब मैं बी की वैल्यू कैसे निकालूँ, मुझको ये दोनों लाइनें ना पैरेलल दी हुई है, तो मैं इसका यूज़ करूंगा, इसका यूज़ करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2A प्लस आपका A प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया A प्लस बी, तो मैंने ये लिखा A प्लस बी, और ये वाली साइड कितनी है 2A, ये वाला एंगल 2A हो गया। तो कुल मिला के जो 3A प्लस बी की वैल्यू है वो होगी आपके पास 180 डिग्री, और A की वैल्यू हमको मालूम है 19 है, तो 3A की वैल्यू 57, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री। हमको क्या करना है, हमको केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, B की वैल्यू है 127 प्लस A की वैल्यू है 90, तो 19 5 से 95, तो यानी आपके पास कितने आ जाएगा 12 95, जस्ट अ सेकेंड, 19 5 जो 95, ये 23 है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे 23 आएगा, 123 एंगल जो आएगा हमारा, एंगल जो आएगा वो 123 आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो एंगल है दैट इज 123। तो आपके पास यूनिट डिजिट 8 आ रही है। देखो मैं यहाँ पे भी टाइम बचा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी जैसे ही मुझको यूनिट डिजिट 8 दिखाई देगी मैं फिर भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आगे ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन में बाकी सारे 8 हैं, तो इसका मतलब मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 हो गया, और यहाँ पर 11, ये आपका आपके पास 1, ये आपके पास आ गया 1, ठीक है ना। तो 1, तो 8 और 1 एक ही जगह पर आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 2। चाहो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो 2, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एटीट्यूड क्या रखो आप अपना, कि तुरंत जैसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वहीं पे नहीं कर पा रहे, वहाँ पर आप देखो, अगर ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं तो क्वेश्चन को वहीं पर आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप जो है अच्छे से समझिए, कोशिश कीजिए कि आपको कुछ इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं। मैं तो वरना फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी जब ये क्वेश्चन होता है ना इस तरीके का, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। जैसे इसमें बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 35 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी 35 लगातार नंबर है। तो मैंने क्या बोला, लगातार बोले ना, कॉन्सिक्यूटिव बोले, लेकिन बताया नहीं कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है। तो मैंने अपने हिसाब से मान लिया, पहले तो मेथड 1 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे 2-3 तरीके से, ठीक है। ये मेथड 1 है आपके पास, आपको नहीं मालूम तो आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि लेट द नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 1 है, तो 1 2 3 इस तरीके से आप चलते गए, और कितने बोले 35 नेचुरल नंबर बोले, तो आपने 35 तक किया। अच्छा अब आपको मालूम है इनका एवरेज बोल रहा है, एवरेज कितना n है, और आपको पता है कि एवरेज निकाला जाता है किसी भी एपी का, तो कैसे निकालते हैं, पहला वाला जो टर्म होता है उसको और आखिरी वाला जो टर्म होता है इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 1 + 35 कितना हो गया, 1 + 35 36 हो गया, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 36/2
दैट इज 18। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास 18। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। फिर क्या बोला इन्होंने, फिर बोला इन्होंने कि ड्रॉप इन द फर्स्ट 10 नंबर्स, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर इन्होंने ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब 11 से शुरू किया, और ये जो नंबर 11 है ना, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो शुरुआत वाले ड्रॉप किए हैं ना, शुरुआत के जो ड्रॉप किए 10, लेकिन बाद के 10 बढ़ा दिए, यानी 35 से 45 पहुंच गए वो, 35 से 45 पहुंच गए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब ये जो नंबर है ना तुम्हारा 11, 12, 13 और फिर 44, 45, इस नंबर का जो एवरेज है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे पहले और आखिरी वाले को ऐड करो, 45 प्लस 11 56 अपॉन 2 करेंगे 28। ठीक है, तो 28 आ गया एवरेज की वैल्यू, लेकिन ये किसके बराबर है, ये इनके हिसाब से n के बराबर, कोई इशू नहीं। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, अब इन्होंने हमको ये बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं n को मान लूँ x, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता नहीं है ना इनकी, तो हम 18 और 28 नहीं ले सकते, हमने मान लिया x मान लीजिए, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी आपके हिसाब से x प्लस 10। बस, अब हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। अब जैसा जैसा बोला जा रहा है ना, वैसा वैसा इसको इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, जो m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको डिलीट कर देता हूँ वरना स्पेस नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा 2x प्लस 10, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 600। तो इस वजह से ये जीरो कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25, x की वैल्यू 25 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 25, और m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू होगी आपके पास 35। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेटर क्वेश्चन बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमने जब ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना, अब हमको थ्राइस ऑफ निकालना है इनका। देखिए, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो आपके पास थ्राइस ऑफ m, तो m कितना है, तो m है आपका 35 प्लस ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ m प्लस 5 टाइम्स ऑफ n, तो n कितना है आपके पास 25, और इसको एवरेज निकालना है इनका, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा इन्होंने सिंपल एवरेज बोला है, इससे 2 से डिवाइड, और वेटेड एवरेज बोलते तो 8 से डिवाइड होता, क्योंकि 3 और 5 का कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है फिर तो दोनों के सम से, तो इसे एवरेज बोला सिंपल। तो एवरेज जब बोला जाता है ना, तो सिंपल एवरेज होता है, और सिंपल एवरेज का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी है उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। m और n दो क्वांटिटी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 105 प्लस 125, और ये आपके पास 2, तो कितना है आपके पास, ये आया आपके पास 130, 230 और अपॉन 2 यानी 115। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। सही है, क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए, तो एक मेथड हो गया आपका। अब हम इसको क्या कहते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिसमें ये जो वैल्यू है हमारी, इसको x से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, x मानेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेथड 2। तो इसमें हमने क्या किया, हमने क्या मान लीजिए पहला टर्म है x, तो दूसरा टर्म हो जाएगा आपका 1, x प्लस 1, तो ये सेकंड टर्म है। तो याद रखिएगा सेकंड टर्म है तो एक कम हो रहा है यहाँ पे, तो जब आपको 30, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 35th टर्म ना, तो इसका मतलब 35th है यहाँ पे, तो इससे एक कम आएगा यहाँ पे, तो 34 आएगा इस जगह पे। ये बात ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब इनको हमको क्या बोला गया कि इनका जो एवरेज है वो कितना है, वो n है, लेकिन हमारे हिसाब से एवरेज क्या है, पहले और आखिरी को ऐड करते हैं, तो 2x प्लस 34, इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी x प्लस 17, तो x प्लस 17, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी आपकी n के बराबर। सिमिलरली अभी क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं हमसे कि जो शुरुआत के वो हटा दो आप 10, शुरुआत के 10 हटाएंगे तो क्या आएगा, शुरुआत किससे होगी, x प्लस 10 से, और लास्ट में ऐड क्या हो जाएगा आपका 10 ऐड हो जाएंगे तो यानी x प्लस 44 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा पहला और आखिरी का ऐड करते हैं, बाई 2 करेंगे, तो x प्लस 10 प्लस x प्लस 44, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 54, यानी x प्लस 27, x प्लस 27, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी n के बराबर। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने ये क्वांटिटी दी हुई है, अब इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का सम आएगा। देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो होती है, वो आपको सीधा सीधा कैसे, जब आप किसी फॉर्मूले को लैंग्वेज की फॉर्म में याद करते हैं ना, तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ करना है, यहाँ पे सम करना होता है इनटू दोनों का डिफरेंस, इस तरीके से याद कर लीजिए फॉर्मूले को। तो क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो दोनों का सम पहला और ये आपका सेकेंड, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 2x प्लस 44, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इनके डिफरेंस से, तो वो हो जाएगा वो 10 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हो जाएगा 600। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई आपके पास। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे जो आपका n है और जो आपका m है उसका। तो n की वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्ट x प्लस 17, यानी 8 प्लस 17 तो होगी 25,
और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 35। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना सेम उसी तरीके से जैसे 3m + 5n मल्टीप्लाई करके और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात की क्लैरिटी मिली होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको किस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस में डेवलप करना है। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस आपको एक बार पता चल जाए कि सोचना कैसे होता है क्वेश्चन को लेकर, और वही मेरा पर्पस है कि मैं आपको वही सिखा पाऊँ। चलिए अब आप जो है क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज कर। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने ज्योमेट्री के जो लेक्चर डाले हुए ना, उसमें अगर आपने सेकंड वीडियो देखी हुई है तो उसकी स्टार्टिंग में ही मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है ना, वो ये तीनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये एक सीधी आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आता है ये, और वरना आपको ये पता होता तो आप सीधा कर लेते इसको। तो ठीक है, वो बता देता हूँ कि आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ए सी बी एंगल, ए सी बी मतलब ये वाला जो एंगल है, जस्ट अ सेकेंड, मतलब आपका जो ये वाला जो एंगल है और जो एंगल बी ए सी यानी ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना है, आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बार बताइए, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट दोनों एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल का सम एंगल का। ठीक है ना, तो एक वाला 80 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला हुआ है, फिर हमको बोला है बी डी ई, तो बी डी ई ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना बोला हुआ है हमको, ये वाला होगा हमको बोला हुआ है 35 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना बोला है, बी सी ई हो जाएगा 45 डिग्री। तो यानी इन तीनों को ऐड कर दो, तो 45 डिग्री, 35 डिग्री यानी हो गया 80 डिग्री, प्लस 80 यानी हो जाएगा आपका 160 डिग्री। तो डेट इज द आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि, तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जैसे आप ना इसको रहने दीजिए, इसको अवॉइड कीजिए, आपको केवल ये देखना चाहिए, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है एक तरीके का, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसमें क्या है, अगर आपका ये एंगल मैं मान लेता हूँ सी, और ये एंगल है मेरा बी, ये एंगल है मेरा डी, और ये एंगल है मेरा ई। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो अंदर वाले जो एंगल्स है ना, इन सारे एंगल्स का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर के जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक बात है, और ये वाला जो एंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस ई। देखिए जस्ट आपको पता है ना ये वाली बात, इसमें आपको इस बात को एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और बेटर तरीके समझाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ फिगर को। तो देखिए आपका सी बी डी और ये है आपके पास ई, तो अगर ये वाला एंगल ई है ना आपका बाहर वाला, तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस ई। ठीक है, क्योंकि ये अंदर सा जल गई, आपको स्टार्ट बना नहीं है उससे, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये वाला एंगल ई है, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, 360 में से घटा देंगे तो ई आ जाएगा। ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, और ये वाला एंगल डी है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस 360 डिग्री माइनस ई इज इक्वल टू 360 के बराबर होता है। लेकिन क्या 360 से 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और जो ई नेगेटिव में है वो आपके RHS में चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए ये डी आई का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में ऊपर मेंशन नहीं, बस यही बोला गया है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं भी दिखेगा तो कोई इशू नहीं है। चलिए अब आप इसको जो है सॉल्व कीजिए। आई होप आपने जो अटेम्प्ट किया हुआ इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग दैट द परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ पेपर। ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल ऑफ कौन सा पेपर कितना मुश्किल है उसके बेसिस पर हमने जो परफॉर्मेंस पता करनी है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, मतलब कि मैथ जो है बी के लिए ज़्यादा सिंपल है या फिर ई और ए के लिए ज़्यादा सिंपल है, फिजिक्स जो है सी के लिए ज़्यादा सिंपल है या फिर बी और ई के लिए ज़्यादा सिंपल है। और सिंपल इजी या डिफिकल्ट कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा नंबर्स के थ्रू। जिसके नंबर ज़्यादा उसी का लिए उसी का पेपर आसान, उसके लिए पेपर आसान, और जिसके नंबर कम उसके लिए पेपर मुश्किल। तो मैथ इज इजियर फॉर बी देन ई एंड ए। मैथ देखते हैं, मैथ किसे ब्लू कलर से शो हो रहा है। अगर आपको ये डेट से दिखाई दे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है आपका 78 लिखा हुआ है, ये 86 है, 92 है, 82, 65, 87, 67, 87, 72 और 84, 76, 80, 93, 69 और 90।
ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। इजी मतलब जिसके नंबर ज़्यादा हैं, और डिफिकल्ट मतलब जिसके मार्क्स कम आए हैं। तो मैथ को कंपैरिजन करते हैं। मैथ में जो है बी के मार्क्स कितने हैं, बी के मार्क्स हैं 82, और ई के मार्क्स कितने हैं, ई के मार्क्स हैं आपके मैथ में 93। तो भाई मैं बी के लिए इजी कैसे हो गया, जब मार्क्स ई के ज़्यादा हैं तो बी के लिए थोड़ा इजी होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इजी उसी के लिए होगा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो फिजिक्स इज इजी फॉर सी, फिजिक्स में ई के 87 नंबर है, ठीक है, सी के। और बी और ई के मार्क्स कितने हैं, बी और ई, बी के मार्क्स है 65, और ई के मार्क्स कितने, ई के मार्क्स है 69। हाँ तो ये बात ठीक है। जब जो आपका बी, जो आपका सी है, उसने फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर किया है, तो इसका मतलब उसके लिए पेपर आसान था, और बी और ई का स्कोर कम है, तो इसका मतलब उसके पेपर डिफिकल्ट था। ये ऑप्शन सही हो गया आपका। उसी तरीके से डी, ऑल सभी के लिए जो है, जो फॉर डी ऑल सब्जेक्ट आर ऑफ डिफिकल्ट सेम डिफिकल्टी, यानी डी के लिए सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ है, वो तीनों बराबर लेवल के नहीं, क्योंकि उसके जो है एक में मार्क्स कम है, एक में मार्क्स ज़्यादा है, तो बराबर लेवल के कैसे हो जाएंगे, बराबर लेवल जब होंगे और तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स बराबर होंगे। फॉर सी मैथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड केमिस्ट्री इज इजीएस्ट। सी के लिए मैथ जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, मैथ में उसके नंबर कितने हैं, 67। हाँ 67 है, तीनों में सबसे कम नंबर मैथ में ही उसके, तो इसका मतलब मैथ में सबसे डिफिकल्ट, मैथ तो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट है, इतना स्टेटमेंट ठीक है। केमिस्ट्री इज इजीएस्ट, क्या केमिस्ट्री उसके लिए सबसे सिंपल है, नहीं, उसकी फिजिक्स में मार्क्स सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब फिजिक्स उसके लिए सबसे ज़्यादा सिंपल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इसी तरीके से आपको देखना है इस तरीके के क्वेश्चन को, कि बस आप समझ जाइए कि इसी का मतलब क्या है, डिफिकल्ट का मतलब क्या है, तो फिर तो आप जो है समझ कर ही लेंगे क्वेश्चन को। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, आई होप आपको जो क्लियरिटी से दिख रहा होगा सब कुछ। चलिए, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। तो अ मैन परचेज अ कार फॉर 12 लाख, यानी 12 लाख की उसने एक कार खरीदी, जिसका 80% जो कॉस्ट है ना उसकी, वो इंश्योर है, मतलब उसकी इंश्योरेंस मिल जाएगा उसको 80% का। फिर क्या करता है वो, फिर जो कार को ना बेच देता है, किसमें, 15% के नुकसान में बेच देता है। अच्छा, फिर क्या करता है, लेकिन वो जब देने जा रहा होता है ना कार को, तो उसी टाइम पर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो आफ्टर एक्सीडेंट द कार वॉज डैमेज अ लॉट एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना, जो इंश्योरेंस का पैसा उसको देना चाहिए था कंपनी को, वो उसका 90% दे देती है, पूरा नहीं देती, 90% देती है। तो बताइए, जो वो रुपए उसने लिए, जो उसने 15% का लॉस हुआ ना, तो उसके पास रुपए जो है कार बेचकर, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रुपए दिए, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है दोनों रुपए में। तो सिंपल सा है, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो वो बेच रहा है, जो उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, वो कितने रुपए का मिलेगा। तो 12 लाख की अगर कॉस्ट है, और इसका कितना 80% इंश्योरेंस मिल रहा है, तो इंश्योरेंस कितना हो जाएगा, 80% टू 100, तो यानी 9.6 लाख का इंश्योरेंस है। ये बात यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर ये बोल रहा है ही सोल्ड द कार एट अ 50% लॉस, 15% के लॉस पे उसने कार को जो है बेच दिया। तो यानी जो 12 का 15% निकालेंगे आप, 12 लाख का 15% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कितने परसेंट का उसका जो है कार जो है बिकी होगी, तो वो बिकी होगी आपकी 12 इंटू 85 इंटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो आपके पास पता है 84 इंटू, मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ वो भी देख लीजिए। 5 8 40 और 20 340 इंटू 3, तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1020, नीचे तो जीरो, तो यानी 10.2 लाख। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो 10.2 लैक्स में उसने जो है कार को अपना सोल्ड कर दिया। 10.2 लैक्स में आपने उन्होंने जो है कार को सोल्ड कर दिया। इतने इतने लाख की उसको इंश्योरेंस मिली, और इतने में इसने उसने जो है कार को अपना बेच दिया। तो अब हमको क्या पूछा है इन लोगों ने, अब हमको पूछा है कि आप बताइए कि कितना जो है इस कार को, आ, इस इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है। तो 9 पॉइंट, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद इन्होंने ये और बोला है कि ये जो 9.6 लैक्स का जो इंश्योरेंस मिल रहा है ना, इसका 80% मिला है। कितना मिला है, इसका केवल 80% इंश्योरेंस मिला है, पूरा इंश्योरेंस नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, 9.6 इंटू इसका 80%, इसका 90%, जस्ट अ सेकेंड, 90% इंश्योरेंस जो है रिफंड हुआ है। तो 90% क्या हो जाएगा इसका, तो 90 और परसेंट, यानी 6 9 54 और 9 8 5, तो आपको कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8.54 ठीक है। तो इसका मतलब बेची उसने इतने की, और जो रिफंड हुआ उसका वो कितना हुआ, 8.54 लाख रिफंड हुए। तो अब इसको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 8.54, तो मेरा आखिरी में 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में। फिर भी एग्जैक्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आ जाएगा आपका 11 और 5, 11 और 5,
जस्ट अ सेकेंड, आपको कितना आ जाएगा 6 और 11 6.1 1.66 आ रहा है, मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 6 9 54 और 86 आएगा ना यहाँ पे, यानी 5, हाँ आपका जो 86 आएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 86, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इन्होंने बोला है कि जो एक कार है आपकी, उसमें उन्होंने कार खरीदी 12 लाख रुपए की, और उसका जो इंश्योरेंस है वो कितना है, वो 80% मिलेगा उसका इंश्योरेंस। तो 80% कितना हो जाएगा, 9.6 लाख, यानी इंश्योरेंस कंपनी इतना रुपया देगी। फिर वो क्या करते हैं, वो 12 लाख की गाड़ी को बेच देते हैं 15% के लॉस में। 15% के लॉस में बेचेंगे 12 लाख की गाड़ी को, तो कितने रुपए मिलेंगे उनको, 10.2 लाख रुपीज़। अच्छा, अब वो जब बेच देते हैं और फिर कार देने जा रहे होते हैं, तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कार का एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि जितना पैसा हम आपको देना चाहिए, 9.6 लाख देना चाहिए ना इंश्योरेंस कंपनी, उतना ना देंगे, उतना 90% देंगे। तो एक्चुअली में कितना दिया इन्होंने, 9.6 का 90% निकाला, 8.6 लाख रुपीज़। तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको 8.6 लाख रुपीज़ मिले। और जो उन्होंने अपने जो बेची थी कार को, तो जिसने पैसे दिए, जिससे खरीदी कार, तो उसने जो पैसे दिए कितने दिए, 10.20 लैक्स। ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो हमने निकाल दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में जो है, जो फेमस टीचर्स हैं वो लोग भी जो है एक गलती कर रहे हैं वो लोग। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे किस तरीके की गलती हो रही है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये इतना बड़ा सा, इतना ह्यूमंगस एक्सप्रेशन है ना, कि आपको थोड़ा सा हिंट तो लग ही जाएगा कि ये मुझे लिटरली सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में कैसे कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे हैं ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हर जगह पर ए दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर है ना वो ए से इंडिपेंडेंट है, तो ए की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। तो कोई भी वैल्यू तो आपको रखनी है, लेकिन उसका जो रीजन है ना वो गलत दिया हुआ उन्होंने। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि ए की वैल्यू 7 डालने पर ये ऑप्शन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ए से इंडिपेंडेंट हो गए ऑप्शन, मतलब आप केवल देख के ये बात नहीं बोल सकते, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या जो ये एक्सप्रेशन है, क्या सही में वो ए की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। आप केवल देख के ये बात नहीं बोल सकते कि हर जगह ए की वैल्यू आ रही है लेकिन ऑप्शन में ए नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है ए से इंडिपेंडेंट है। वो हर जगह पे कांस्टेंट वैल्यू इसलिए भी आ सकती है क्योंकि उन्होंने ए की वैल्यू 7 पुट करके बोला है आंसर बताओ। ठीक है ना, आप ये बात समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना, आपको नहीं मालूम कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, और आपको नहीं ना ही ये पता है कि क्या है, पता क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होती है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना होता है, आपको इस तरीके की सिचुएशन में वैल्यू पुट करके देख लीजिए। सिंपल सी कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, और दो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर आपने दो अलग अलग वैल्यू पुट करी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आई, तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा वही आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ए को 1 पुट करता हूँ। तो मैंने ए को 1 पुट किया, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। ये क्या है मेरे पास, 1 - 2 + 1, तो ये 0 हो गया। आपके पास ये आया 1, 1 - 2 तो -1, तो ये आपका कितना 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने ए को 1 पुट किया ना, तो मेरा आंसर क्या है, 1 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए को 0 पुट करता हूँ। तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचा 1 हमारे पास, तो 1 आया। इनटू, अब मैं इसको 0 पुट करता हूँ, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 मेरे पास 1 आया। माइनस, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, तो यानी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 आया। तो फिर भी मेरा आंसर 1 आया। तो इसका मतलब मैंने जब ए को 0 डाला तब भी 1 आया, जब मैंने ए को 1 डाला तब भी 1 आया। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी डालो, ए की वैल्यू, हमारा आंसर 1 ही आएगा हमेशा। तो हम सीधा आंसर को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन 3 टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पता चल गया कि जो आपका आंसर है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ रहा है, जो ए का जो वैल्यू है उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो आप क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए जो ए से इंडिपेंडेंट हो। तो आप क्या करेंगे, आपने ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए आ ही जाएगा, हर जगह से ए आ जाएगा। केवल कांस्टेंट टर्म का जब कांस्टेंट टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, तभी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब ए ना आए। तो आपको क्या करना है, इस वन से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपको 1 आया। फिर कहीं और पॉसिबिलिटी बन रही है, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट नहीं बचा, इसकी वजह से केवल एक ही कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 1 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि हर तरीके से पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको वो तरीका भी बताऊंगा जो इसका एक कन्वेंशनल मेथड है, बट वो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। लेकिन क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग जो है इसमें ए की वैल्यू जो 1/6 है, इसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, तो जो आपकी ए की वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, तो जो आपकी ए की वैल्यू 1/2 होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x³ और जो आपकी ए की वैल्यू 1/3 होगी वो हो जाएगी आपके पास x²। ठीक है,
और ए की वैल्यू अगर आप जो है 2/3 करते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x की पावर 4। समझ में आएगा, यही सब वैल्यूज है जो मुझको यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाली है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सीधा सा सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 का मतलब x की पावर 4 प्लस 2 ए की पावर 1/2 यानी 2x³ प्लस 3 1/3 तो 3x² और 1/6 यानी 2x + 1। ठीक है, ये हुआ। फिर आपके पास ए की पावर 1/3 का मतलब x² होता है, ए की पावर 1/6 का मतलब x हो गया, तो -2x, ये आपका +1 आ गया। ठीक है, बाकी जो अभी जो ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है ना, इसको भी लिख लेता हूँ मैं। चलिए, ए की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2 का मतलब x³ और ये हो गया x³ - 2। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम क्या है, इस वाले टर्म से ना, इस वाला जो एक संख्या है इससे इस पूरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते जाते हैं। तो x की पावर 6 आएगा प्लस 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस x² माइनस 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 और आपके पास आएगा -4x4 और आपके पास आएगा -6x³ -4x² और आपके पास आएगा -2x। ठीक है, अब ये जो 1 बचा है इसको लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा प्लस x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x + 1। ठीक है ना, अब ये जो एक्सप्रेशन बचा है इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो -x की पावर 6 आ जाएगा प्लस 2x की पावर 3 आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। तो x की पावर 6 है, कहीं x की पावर 6 दिख रहा है आपको, ये रहा x की पावर 6, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x की पावर 5 देखिए, ये रहा x की पावर 5, इसके अलावा ये रहा x की पावर 5, कहीं और भी है कि x की पावर 5, कहीं और नहीं है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर x की पावर 4 देखिए आप, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 और ये -4, एक ये रहा x की पावर 4, कहीं और है x की पावर 4, कहीं और x की पावर 4, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ये 3x की पावर 4 है, ये प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, 4x की पावर 4 और कैंसिल हो जाएगा माइनस से। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3x³ हो गया और यहाँ पे कितना है -6x³ यानी -3x³ बचा हुआ है अभी हमारे पास, और माइनस का 3x³ के साथ आपका, जस्ट अ सेकेंड, x³ का एक बार देख लेते हैं क्लैरिटी के साथ। ये हो गया आपके पास 2x³ और ये आ गया आपके पास -2x³। ठीक है, और -2x के बाद आपका x³ 2x³ 4x³ और 4x³ के बाद आपका, हाँ ठीक है, तो ये 2x³ है और ये -6x³ है, तो -4x³ हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो +4x³ आ जाएगा, तो यानी ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, x³ वाला भी। अब x² वाला देखते हैं, तो x² और -4x² मतलब -3x² बचा हुआ आपके पास, फिर -3x² से +3x² मिलेगा, तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। आपके पास बचा x बचा, केवल x वाले जो टर्म्स होंगे, तो -2x + 2x यानी ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास केवल कॉन्स्टेंट टर्म बता 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली 1। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस इस तरीके से वैल्यूज पहले पुट कर लेनी है, एज्यूम कर लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे उनको एक्सप्रेशन में डाल देनी है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। चलिए, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमसे क्या बोला जाता है, देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर a की वैल्यू x है ना और b की वैल्यू y है, तो इसका मतलब ये होता है x = y। आपने पढ़ा होगा ये स्कूल में कि इस तरीके की आइडेंटिटी होती है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर जगह पर बेस को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं बेस को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे बनाएंगे सेम, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है ना, तो 2 की पावर क्यूब लिखा जा सकता है इसको, तो 2 की पावर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इक्वेट करूंगा। तो पावर क्या है यहाँ पे, x + y - 2z। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 की पावर क्यूब कर दूंगा, तो उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पावर बराबर हो जाएगी। पावर क्या आएगी, 24z - 15 और -3y। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इनकेस ना समझ में आया हो तो। ठीक है, 2 की पावर x + y - 2z है ना, = 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे 8z - 5 - y है,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, तो 24z माइनस 15 और माइनस 3y। तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो आपको समझ में होगा इस बात को। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए और क्या कीजिए, हाँ अब आपने जो है इसको सॉल्व किया। जस्ट सेकंड, इसको भी मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे। हाँ अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स वाई प्लस 4y माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ पे क्या गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो 4y माइनस 6z, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 2z। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y की वैल्यू हो जाएगी 8z के बराबर। तो यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4z के बराबर। तो यहाँ पास क्या आ गया, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि हम केवल वैल्यू वैल्यू लिख लें, और जो बाकी की एक्सप्लेनेशन है वो तो आपको समझ में आएगी, होगा, बेसिक सी बात है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4z, सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड वैल्यू होगी। अब आप क्या देखते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है आपकी ये। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4x माइनस 3z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x प्लस 2z। आगे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5z। ये बात भी ठीक है। ये आपके क्या होगा, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन होगी। अच्छा अब आप एक जगह ये नजर मारिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे 2x प्लस 3y प्लस 5z। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही एक्सप्रेशन में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझको यहाँ पे दिख रहा है z और z, तो मैं z बनाने की कोशिश करता हूँ। 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x को लिख सकता हूँ 5z, प्लस 3y को क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू 4z के बराबर है, तो 3y की कितनी हो जाएगी, 12z के बराबर। तो मैं यहाँ पे 12z लिख सकता हूँ प्लस 5z। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे आ गया 17 प्लस 5 22z। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए, आपको z की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। जैसे आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका जो है मुश्किल से 2 सेकंड बची हुई है आपके पास, आप केवल ऑप्शन मार्क कर सकते हैं यहाँ पर बैठ, यहाँ तक आप पहुंच गए क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आप जो है अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आप पहुंच गए ना, तो आप तुरंत ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। ये कब गलत होगा, जब z की वैल्यू ऐसी आ जाएगी उसमें नीचे 11 आ जाए। z की वैल्यू मान लीजिए 2/11 आ जाए, तो ऊपर से 11 और नीचे से 11 कैंसिल हो जाएगा, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब आपको पता चल गया कि जो एक्सप्रेशन है वो 22z आएगा, इसका मतलब 11 का फैक्टर आना चाहिए, तो आप सीधा ऑप्शन ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए, मतलब सबमिट कर दीजिए पेपर को। क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो वैसे भी आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको छोड़ना मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको बिल्कुल ही पता है कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपने इतना सॉल्व किया उसके बावजूद भी आप टिक नहीं लगा पाएंगे, तो इस स्टेज पे आके इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या करना है, लेकिन अगर आपके पास जैसे टाइम है और आपको एक्जैक्टली इसको सॉल्व भी करना है, एग्जैक्ट आंसर भी निकालना है, तो 22z है इसका आंसर, ये जो एक्सप्रेशन है उसका। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो है y और x की जो वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, और आपको क्या करना है, और फिर वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दीजिए z की, और z की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो जो है इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देता हूँ। तो आप देखिए y की वैल्यू 4z के बराबर है ना, तो 4y की वैल्यू 16z के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 4y की वैल्यू में जगह मैं क्या लिखता हूँ, 16z लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 16z। अच्छा अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 2x की वैल्यू 5z के बराबर है, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5/2z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं खाली, 5/2z हो जाएगा, z 5/2z। ठीक है, और मैं ये नीचे वाले सारे डेटा मिटा देता हूँ क्योंकि अब तो वैल्यू पता ही है आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा -10z, और आपका हो जाएगा 5/2z इज इक्वल टू -15। तो 5 to 10 20 -15z अपॉन 2 इज इक्वल टू -15। तो z की वैल्यू आ गई 2। तो यानी आपने z की वैल्यू क्या करी, यहाँ पुट करी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 22 × 2 यानी 44। आपका आंसर आ गया ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये तो हमने जो पहले डिस्कस किया था वो क्या था, मेथड 1, और ये जो हमने लास्ट में इसको एक्जैक्टली सॉल्व किया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेथड 2। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसी फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप। चलिए अब हमको क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में,
अब हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलता है ना, तो आप ना कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की, इनको ना कनेक्ट कर दिया कीजिए, जिससे कि जो भी पॉसिबल फिगर बन रही होगी ना वो हमको पता तभी चल जाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे हम। ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 95 के बराबर, तो ये हो गया आपके पास 95। एफ ई डी, एफ ई और डी की वैल्यू कितनी है, एफ ई डी की वैल्यू है आपके पास 115 के बराबर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जस्ट सेकंड, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ये पूछा जा रहा है। अब हमको क्या करना है, देखिए आप ना इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे ना, ए डी ई और एफ, तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी एफ ई ई एफ। तो ये अगर 115 है तो इसी वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 65 डिग्री का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको, ये 65 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये वाला एंगल, ये वाली साइड देखते हैं, आप देखते हैं ये वाला ट्राइंगल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये है आपका ए बी सी एंड एफ, ठीक है ना, ये वाला ए बी सी एंड एफ। अगर आप देखते हैं तो आपका ये एंगल भी 95 डिग्री है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 85 डिग्री, ठीक है ना, 85 डिग्री हो गया। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा रहा है, हमसे एपीसी पूछा रहा है, ये वाला एंगल। तो आपको पता है कि ये अगर ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो अपोजिट दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा, तो यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 85 डिग्री प्लस 65 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। तो क्या आंसर है हमारा, ऑप्शन बी। समझ में आ गई आपको बात। कुछ नहीं करना, एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। आपको क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको एक्सटेंड कर देनी है, जो वैल्यूज है उनकी साइड्स जो है जो एक्सटेंड नहीं है, और उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि आपका जो ट्राइंगल है कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। एबीसी की वैल्यू ये अगली आपको 95 डिग्री दी गई है, और एफ की वैल्यू आपको 115 दी गई है। फिर आप जब देखेंगे कि आपको जो ये वाला जो आपका जो है क्या है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ए डी ई एफ, तो उसमें इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक अगर 115 डिग्री है तो एक हो जाएगा 65 डिग्री। सिमिलरली आप देखेंगे दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड एफ, ए बी सी एंड एफ जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी एंड एफ, तो इसमें एक एंगल तुम्हारा 95 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा 85 डिग्री। और आपको भी मालूम है कि ए पी सी एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, तो उन दोनों का सम निकालेंगे, तो 85 डिग्री प्लस 65 डिग्री, यानी इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स है उनके सम के बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का सम, तो 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आई होप आपको तो आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जरा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3/7, और देखिए आप ये बात समझ लीजिए, बोर्ड मास जो होता है उसमें क्या होता है, अगर इनकेस आपको नहीं मालूम, वैसे तो पता होगा सबको, बोर्ड मास ये ब्रैकेट होता है, ऑफ ये वाला ऑफ होता है, ठीक है ना, डी डिवाइड होता है, एम मल्टीप्लाई होता है, ए प्लस होता है, और सब्सट्रैक्ट तो माइनस होता है, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ वाला जो टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है वो सबसे लास्ट में परफॉर्म किया जाता है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आपको देखते हैं 3/7 ऑफ के साथ मल्टीप्लाई है, अगर आप 1/5 को सॉल्व करते हैं तो 21/5 आ जाता है, तो 3/7 इंटू 21/5, तो इसका कितना हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पास 9/5, ठीक है ना। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन को दिमाग में करना होगा, और ये 18/5 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में उल्टा करके लिख देते हैं, तो इसको जब मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 18, ठीक है, और प्लस 17/24, तो आपके पास क्या होगा 5 5 जो 25, 9 2 जो 18। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 77/24। क्या किया मैंने यहाँ पे, 5/2 है ना, और मुझको मालूम है कि मुझको एलसीएम 24 लेना है, तो मैंने यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितना आ गया 60, 60 में 17 जुड़ा तो 77 आ गया, नीचे 24 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन तेज करनी है। तो मुझको मालूम है कि इतना जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू 77/24 आ गई। अब मुझको ऑफ आएगा, ऑफ को पहले मैं अंदर वाला सॉल्व कर लेता हूँ, तो 289/16 डिवाइड करना है, और ये कितना है आपके पास 4 3 12, 9 प्लस 8 17/12, तो 17/12 हो जाएगा, और इसका डिवाइड में, तो इसका मतलब मैं इसको उल्टा करके न्यूमरेटर को डोमिनेटर और डोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के मल्टीप्लाई साइन लगा सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा आपका 12 इंटू 12 और अपॉन 17 इंटू 17, यानी इन दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आएगा 4 4 16 और 4 3 12, ये आपके पास है 4 3 12।
9 आ गया आपके पास, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 17 चाहिए हो गया, और फिर आपके पास 4 3 12 आ गया, और ये 36 हुआ ना आपके पास यहाँ पे, 36 हुआ पूरा जो सॉल्व करके आया है। और आपने क्या किया यहाँ पे, 12 3 12 8 8 3 12 2 24 और 12 3 जस्ट अ सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कहीं पे। वैसे तो इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, बट चलिए अब मैंने करा रहा हूँ तो मैं करा ही देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा पीसफुली, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एरर होने के चांसेस रहते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, 5 हो जाए 20 और 21 और 5, 21/5 हो गया, और ऑफ का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ये ऑपरेशन होगा, तो 7 3 9, तो 9/5 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 25/18 करके लिख देते हैं उल्टा करके, ठीक है। फिर आपने क्या, 5 5 25 और 5 2 9 2 18 हो गया। फिर आपने क्या किया, 5/2 आया ना, और आपको प्लस 17/24 करना है, तो इस एक्सप्रेशन में आपने 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और आपके पास क्या है, आपके पास आया 60 और प्लस 17 यानी 77/24, ठीक है। 77/24 आ गया आपके पास। फिर आपने क्या किया, अब आपने जो है ऑफ को रख देते हैं ऐसे ही, फिर ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 28 अप 289/16, और ये क्या है, 3 3 9 और 9 2 4 2 8, तो 17 आया ऊपर, और 17 क्या है, 17 है ऊपर आपका, और नीचे है 12, और इस पूरे का स्क्वायर। तो जब ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है। तो 289/16 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 17 इंटू 17, आपको पता है डायरेक्टली इन दोनों को काटेंगे, और आपका जो है 4 4 16, 4 3 12, और क्या आ गया, 4 3 12 आ गया फिर से, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जस्ट सेकंड, आपको क्या, ये 9/4 है आपका, ठीक है ना, आपको ये बात याद होगी। यहाँ पे 9 है, केवल केवल यहाँ पे 9 है। अब आपको क्या करना है इस जगह पे, तो 77, जस्ट अ सेकंड, मैं क्लैरिटी के साथ एक बार और बता दूं आपको ये चीज़, कि जो है आपने कौन सी वैल्यू निकाल दी है। देखिए, आपने ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना आपके सामने, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 77/24, और ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है आपके सामने ऑफ के बाद जो आया है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो है आपकी 9, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जस्ट अ सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इंटू 24 इंटू 9, तो आपका क्या जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24, और ये चीज़ जो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई आपके पास, जिस सेकंड में इसको ऊपर लिख लेता हूँ, तो 77/24 और इंटू 9, तो 3 3 9 और 3 24, तो आपके पास आ गया 231/8। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ये ए की वैल्यू है, लेकिन हमसे ए की वैल्यू नहीं पूछी गई, हमसे 8a की वैल्यू पूछी गई है, तो 8 आएगा, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8a आ जाएगा, तो हमारा 8a क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमको जो 8a की वैल्यू पूछी गई है, तो 8a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8a की वैल्यू हो जाएगी 231, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है थर्ड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आप जो है इसको बहुत ही, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपने जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, मैं इसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता हूँ। देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपका जो ये साल दिए हुए हैं 14 15 15 16 16 17, और हर साल का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बिलियंस में, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अभी हमसे बोल रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमको 2019 से 2020 तक का दिया हुआ फाइनल, लेकिन हमसे पूछ रहा है 2020 से 2021 का, हम कैसे निकालेंगे, क्या जानकारी दी है इसने। इसने ये बोला है कि 2017 16 17 17 18 और 18 19, यानी 2016 17 17 18 18 19, इन तीनों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना, उसका 30% ज़्यादा इन्होंने जो है 2021 में खर्च किया है, 2020 2021 में खर्च किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मुझको तो ये नज़र आता है कि इन्होंने 30% ज़्यादा खर्च किया है, तो मुझको समझ में आ गया कि यानी 100 की चीज़ इन्होंने 130 में खर्च कर दी, ठीक है। अगर 100 रुपये पहले खर्च कर रहे थे तो वो 130 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी 13 का मल्टीपल दिखाई दे गया। और मुझको जैसे ही 13 का मल्टीपल की दिखाई देने की बात आती है, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं और बाकियों को घटा दीजिए,
तो लास्ट डिजिट कौन से 295, इसमें से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 11 घटाएंगे 295 में से तो 284 आएगा। 284 डिविजिबल है 13 से, बिल्कुल भी नहीं है। 335 माइनस 10 यानी 325, 325 क्या डिविजिबल है 13 से, बिल्कुल है। 873 माइनस 1 माइनस 10 तो यानी आपका आ जाएगा 863। 863 क्या डिविजिबल है, नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है। और क्या आपका 1626 यानी 626 में से 11 घटा देंगे, 626 में से 11 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे 615 आएगा। तो 615 क्या डिविजिबल है 13 से, 615 एक बार देखिए, 615 डिविजिबल है 13 से, 13 से, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, केवल ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये तो एक तरीका हो गया करने का, ठीक है। सो दिस वाज मेथड 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, और जो कि इसका एक प्रॉपर तरीका जो होना चाहिए क्वेश्चन करने का, वो तरीका होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर है क्या, 16 17 17 18 18 19 का, 16 17। तो आपको देखिए ऐड कैसे करना होना है, ये 720 है, ये 820 है और ये 845 है। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी डिजिट्स है ना उनको याद कीजिए। 720 है ना, तो 720 में से 20 हटा दो, 820 में से 20 हटा दो और 845 में से 45 हटा दो। तो 700 प्लस 800 1500, 1500 प्लस 800 2300, ठीक है, 2300 हो गए। फिर आपको बाकी जो बचा हुआ है ना उसको ऐड करो, तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 45 85, तो यानी 2385 हो गया। इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज इनकम जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 7 21 और 3 9 27, 3 5 15, 795। इसका जो है 795 का 30% और ज़्यादा, यानी 795 इंटू 130/100 जो होगा वो आंसर आएगा। तो आपको कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, तो 795 0 और आपके पास आएगा 15 और 28 23, तो आपके पास आएगा 3 आना चाहिए लास्ट में, 5 और उसके बाद 3 आना चाहिए। तो 5 और 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है ना। मैं हर स्टेज पर एलिमिनेशन करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मेरा टाइम सेव हो सके। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, एग्जैक्ट आंसर भी निकल आएगा इसका इसी तरीके से, कुछ भी नहीं है मतलब। अगर आप इसी को वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पूरा एडिशन कर लेंगे तो आपका 1033.5 है इसका, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे गया होगा यहाँ पे, बस यही सिंपल सी चीज़ की हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही पैट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत बार आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ऐसे क्वेश्चन में, 5 men and 8 women, तो 5 men प्लस 8 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 34 डेज, 34 डेज में काम कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर एज 4 men, तो 4 men प्लस 18 women, तो ये जो मैन और वुमेन दिखाई दे रहा है ना, ये मैन की एफिशिएंसी है एम से, और डब्ल्यू जो शो कर रहा है वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू से शो हो रही है, वुमेन की एफिशिएंसी। तो यानी मैन की एफिशिएंसी एम मतलब वो एक दिन में एम काम करता है एक आदमी, और डब्ल्यू मतलब जो एक औरत है वो एक दिन में डब्ल्यू काम करती है। तो ये होगी उनकी एफिशिएंसी, एक दिन में कौन कितना काम करता है एक इंडिविजुअल, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो 4 men 18 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 28 आवर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 7 जो 28, नहीं है तो 4 से तो कटेगा ही नहीं ना इधर, हमको केवल 2 से काट लेना है, तो ये तो 34 ही रहेगा, ये 28 है, तो 14 और यहाँ पर आ जाएगा 17, तो 17 5 जो 85 हो गया, 85 m प्लस 4 7 56 और 136, तो 136 डब्ल्यू इज इक्वल टू 56 m और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 236 36 7 जा 6 7 42 252 डब्ल्यू, ठीक है। कैसे मैंने करता हूँ, तो 18 इंटू 2 इंटू 7 लिखा मैंने, 36 इंटू 7 6 7 42 252 डब्ल्यू होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आप m को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 19 9 आ गया आपके पास, और आपके पास जो 2 आ गया 2m इज इक्वल टू, अब आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आया, और आपने जो है 1 और 1 जो कि वुमेन आपके पास, तो m और वुमेन का रेशियो क्या हो गया 4/1 हो गया। तो यानी अगर जो एक मैन है अगर वो एक दिन में 4 काम करता है, तो जो वुमेन होती है ना एक वुमेन, वो एक दिन में 1 काम करेगी, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी डेज द सेम टास्क इज कंप्लीटेड बाई 3 men and 5 women, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि ये काम कितना है, काम हमको मालूम है कि ये है एक्सप्रेशन काम का,
तो हमको 4 एन की जगह पे 4 डालना है, डब्ल्यू की जगह 1 डालना है, हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। और फिर बस 3 मैन और 5 वुमेन को देख लेते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे, तो टोटल काम D डेज में कर देंगे वो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में टोटल काम है क्या। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ और जो एक्सप्रेशन है उसको लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए कितना हो गया, ये आपका हो गया 34। अब आपने क्या किया यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 और यहाँ पे आता है 34। तो 5 जो 20 प्लस 8 28, तो मेरा टोटल काम कितना होगा 28 इंटू 34, ठीक है। ये टोटल काम है, लेकिन हम उसको क्या निकालना है 3 मैन और 5 वुमेन कितने देर में करेंगे, 3 मैन एंड 5 वुमेन कितने में करेंगे। तो 3 मैन कितना हो जाएगा 12 और 4 वुमेन कितना हो जाएगा आपका, वो 5 वुमेन कितना हो जाएगा 5, तो यानी 17 हो गया ये। और डबल ऑफ डेज तो मैं D मान लेता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 17 आ गया यहाँ पे, तो 17 2 जा 34 आ गया और आ गया 56 हो गया। तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो लगेंगे 56। तो 56 डेज इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये है आपका रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या है, हमको ये पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन, अगर ये जो रेशियो, ये सारी चीज़ें आपस में प्रोपोर्शन है तो y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, y की वैल्यू तो चलो हमसे पूछी है तो ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन x की वैल्यू भी हमें अननोन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट्स प्रोसीड और x की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है y की वैल्यू पुट निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई रेशियो प्रोपोर्शन में दिया जाता है ना इस तरीके से, तो A रेशियो B और इसे प्रोपोर्शन विद C रेशियो D, तो इसका मतलब जो पास वाले होते हैं यानी B इंटू सी, और जो दूर वाले होते हैं A इंटू डी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है बराबर होता है। तो यानी B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू डी, ये होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है x इंटू 3003 इज इक्वल टू 42 इंटू 2145। और देखिए जैसे ही आपको ये नज़र आता है ना 3003, तो आपको पता चल गया कि ये किससे बना है, 31001। और आपको पता है कि 1001 क्या होता है, ये होता है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन। 1001 क्या होता है ये आपको पता होगा, स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, जब डिविजिबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स होता है उसमें, तो आपको पता होगा ये चीज़ 7 इंटू 13 इंटू 11 13 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 3 को बाहर निकाल दूंगा तो 1001 आ जाएगा। तो 3 को मैंने बाहर निकाला, 1001 को क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 2145। ये बात ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको एक बार 11 से काटने की कोशिश करता हूँ इसको। तो 11 बन जाए 11, 11 9 जा 19, 11 5 जा 55, और फिर क्या हो जाएगा 13 बन जाए 13, 13 5 जा 65, ये भी ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा 3 5 जा, ये 15 हो गया, 7 6 जा, तो ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास 30 आ गई। सारी कैलकुलेशन करी और एक्स की वैल्यू 30 आ गई। अभी जो मेरी कैलकुलेशन है मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जो केवल एक्स की वैल्यू 30 लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी 30। अब आपने क्या किया, तो आपको क्या बोला है 30 रेशियो 2508 इन प्रोपोर्शन टू y रेशियो 11704। क्या करता हूँ मैं, पास वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, डेट इज 2508 इंटू वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 11704, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 4 से काटता हूँ, तो आपका 4 6 24, 4 2 8, 4 7 28, 4 2 8, 4 9 36, 4 2 8, 4 6 24, ठीक है। अब इसको क्या मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 से कैंसिल हो जाएगी क्या ये चीज़, ये कट जाएगा, 3 2 6 0 और 3 9 27, आपका 10 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी ना यहाँ पे, तो क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ इस जगह पे 2 इज इक्वल टू 9 एंड तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ आपका 10 इंटू 2926 एंड आपके पास आ जाएगा 209। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, देखिए आपको ना कुछ भी नहीं पता कि कितनी बार जाएगा ये, लेकिन आपको एक बार अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो 14 टाइम्स के अराउंड जाएगा, है ना।
भाई, क्योंकि अगर 200 है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो 200 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 समथिंग आ जाएगा। लेकिन आपको जो है ये भी चीज़ देखनी है कि पीछे वाले अगर वैल्यू भी मैच कर जाएं, जैसे 14 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 14 से जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 126 कुछ आएगा आपके पास, तो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा 14 से चला जाएगा। आपको इस चीज़ का ना अंदाज़ा लगाना है। आपको ऑप्शन से 140 दिखाई दे रहा है, तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना होता है कि कैसे मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाऊँ, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह कहीं बन रहा ना, सीधा सीधा डिविजिबिलिटी जा रही है, तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, तो ऐसा क्लैरिटी से बता दूँ आपको कैसे करना है इस चीज़ को। आपको जो है वाई की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 627 तक तो आ गया था, समझ में आ गया ना, मतलब हो ही गया ये तो क्वेश्चन, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जस्ट अ सेकेंड लगाओ, एक बार फिर से थोड़ा सा वो करो। वैसे तो काफ़ी बेसिक ही था वहाँ पर भी, जैसे 2508 है इंटू वाई है, और आपका 30 इंटू 11704 है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने 4 से कैंसिल किया, 4 से 24, 4 2 8, 4 7 28। फिर आपने क्या किया, 4 2 8, 4 9 36, 4 2 8, 4 6 24। आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 10 30, और 3 2 6, 0 और 9। अब आपको ये पता है कि 209 और आपका 2926 है, कैसे कैंसिल, कैसे इसको डिवाइड करना है, तो आपको मालूम है 209 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 मान सकते हैं। अगर मैं इसको 14 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 28 के अप्रॉक्सीमेटली 29 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है ना, फिर मुझको क्या देखना है, यूनिट डिजिट भी चेक कर लेता हूँ एक बार क्या मैच करेगी। तो अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी यहाँ पे 126 के अराउंड आएगा, लास्ट की 2 डिजिट 26 आनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे सही है, और यहाँ पे मेरी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 14 यानी 140 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट की 2 पहले तो रफली देख लिया कितने गुना करना है मुझको, और फिर जब देख लिया कितने रफली कितने गुना करना है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यूनिट डिजिट से कंपैरिजन करके देखिए कि कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ जो मेरी यूनिट डिजिट मैच कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन में प्रोसीड करना होता है कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मालूम है कि ये जो है एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल्स हैं। इनको आप सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 9 + 4, जैसे आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे पता चला आपको, कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 - 4 5 3, और इसको 9 + 4√5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो सॉल्व करके आंसर आता है वो 1 आता है। तो रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, जिन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यही तो होती है डेफिनेशन। तो सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो आपने क्या किया, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 9, तो आप इस पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 9 + 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 4√5 का स्क्वायर। अब इसका सीधा आंसर आपको लिखना होगा। कैसे लिखते हैं सीधा आंसर, सीधा जो आंसर होता है वो होता है आपका 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर। इसको मैं आपको जनरल एक्सप्रेशन अभी लिख दूंगा कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है जब इस तरीके की दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं हम लोग। तो 81 और प्लस 80 आया आपका, तो दैट इज़ 161 इंटू 2। तो आपका इसका आ जाएगा 2, यूनिट डिजिट केवल एक ही है, बाकी सॉल्व कर लेते हैं 12 और 3, तो 322 आपका आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्टली कैसे कर लिया। लेकिन जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है ना, जब भी दो रेसिप्रोकल्स को ऐड कर रहे होते हैं या दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर्स को जो कि एक दूसरे के बीच के साइन से कैंसिल हो जाए, तो वो कैसे आप करते हैं, जैसे आपको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर इन दोनों को ऐड करना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होगा क्या होता है, 2 इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। वहीं अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो क्या करना होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपको सीधी याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस से क्वेश्चन का इस तरह क्वेश्चन काफ़ी हैं। अच्छा, आपको सेम क्या करना है, अब आप चाहें तो यहाँ पे p की वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे p की वैल्यू डाल देता हूँ, फिर इन ऑप्शंस में भी मैच कर लूँगा p की वैल्यू। अगर मेरा आंसर जो है p पर डिपेंड कर रहा है 0 देखिए इसमें दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू डाल देंगे और फिर क्या बोलेंगे आंसर 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो p की वैल्यू है। और अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू डाल के, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हैं, तो भाई ये दोनों एक्सप्रेशन भी तो 0 हो जाएंगे। तो आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को कि यही आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शंस में भी वेरिएबल्स दिए हो ना, तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो फिर तो ज़बरदस्ती वाली बात है कि आप मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका होता है
जब आप जो है कैसे करते हैं, जब आप जो है आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है जनरली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी की वैल्यू ही जीरो हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, √3 + 2 sin p अपॉन 1 - 2 cos p प्लस 1 + 2 cos p अपॉन √3 - 2 sin p। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो आपके पास क्या जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ अब। तो आपके पास आ जाएगा 3 + √3 sin p माइनस 2 √3 sin p -4 sin p का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक वैल्यू। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एडिशन में। तो आपका क्या जाएगा, 1 + 2 cos p, और आपके पास क्या आएगा, 1 + 2 cos p और -2 cos p -4 cos स्क्वायर p। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 √3 sin p और ये -2 √3 sin p कैंसिल हो गया, और आपका जो है और क्या कैंसिल हुआ है, आपका 2 cos p और -2 cos p कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, -4 sin स्क्वायर और -cos sin स्क्वायर p। ठीक है, ये दोनों है, और आपका 3 और +4, 3 + 1 आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आया 4, फिर प्लस आपका जो है 4 टाइम 4 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस का साइन भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पर जो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास sin स्क्वायर p + cos स्क्वायर p। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास सीधा 4 - 4 × 1 हो जाता है, ये तो 0 आ गया। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया आपका, क्योंकि जब भी a + b, जब भी जैसे a + b और इंटू a² + b² और -ab है, तो जब a + b की ही वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर आपके पास a³ + b³ + c³ जो कि पूरा एक्सप्रेशन है अपने यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए, तो इसीलिए आपको जब भी ऑप्शंस में भी वेरिएबल दिए हो ना, तो आपको केवल क्वेश्चंस में ही वैल्यू नहीं डालनी होती वेरिएबल्स की, फिर आपको ऑप्शंस में भी डालनी पड़ेगी, और तब जाके ऑप्शंस अगर मैच नहीं करते, केवल एक ही ऑप्शन मैच करा, तो आप उसको आंसर बोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने वैल्यू डाली ऊपर वेरिएबल में और नीचे वेरिएबल में वैल्यू डाली नहीं आपने, केवल जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आई उसी को आंसर लगा के और आपने बोल दिया कि हमारा यही आंसर है। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए, वरना फिर क्या है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको ऐसा करना ही पड़े तो, जैसे अगर आपके पास आखिरी की 2 सेकंड बची हुई हैं, आपके पास 5 सेकंड 10 सेकंड बची हुई हैं, बहुत कम टाइम है और आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को, वरना तो ये एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें जो भी आइडेंटिटी वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस सब में ये आइडेंटिटी मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है, सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ज्योमेट्री की। आप खुद ही देखिए कि जितने भी क्वेश्चन है ना ज्योमेट्री के, वो सारे आइडेंटिटी बेस्ड आ रहे हैं। तो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है ना, वो मैंने 3 पार्ट की वीडियो बनाई हुई है ज्योमेट्री की, उसमें कवर किए हुए हैं। और बाकी मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपकी 100% ज्योमेट्री फॉर्मुला बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इस क्वेश्चन में बोला है, देखिए जो ट्राइंगल है आपका एंगल ABC, इसमें क्या बोला, AD जो है वो क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, CAB का इंटर एंगल बाइसेक्टर है, और जो आपका BD है ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एंगल CBF का। ठीक है, ये कहीं पे मीट करते हैं D पर। अभी क्या बोला है, अभी बोला है कि जो आपका एंगल C है ना, ये 34 डिग्री है। तो आप बताइए कि जो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं, तो वो जो एंगल D है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो आपका ये एंगल क्या होता है, ये हाफ होता है जो आपका वर्टेक्स वाला एंगल है उसका, तो यानी हो जाएगा आपका 17 डिग्री। आपका आंसर हो गया 17 डिग्री। आपको पता होगा ना, आपने इस तरीके की फिगर देखी भी होंगी, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, ये A B और C है। आपने क्या किया, यहाँ से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ से आपने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद आपको जो है बोला गया कि ये अगर एंगल तुम्हारा थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका θ/2। यही तो होता है। तो सेम आइडेंटिटी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये लोग क्या कह रहे हैं, A sells an item at 20% profit to B. B sells the same item at 10% profit to C and receives 1,32,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्या करता है, A जो है एक आइटम है,
ए सेल्स एन आइटम, अगर ये 100 का है कोई चीज़ ए ने खरीदी है तो वो बी को कितने पे कहते हैं 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो यानी बी खरीदेगा उसको 120 रुपये में। बी सेल्स, बी जो है क्या करता है, बी 10% मुनाफे पे बेचता है, यानी 120 का 10% 12 रुपये हुआ, तो यानी 12 रुपये और जोड़ के, यानी ये कितने का बेचेगा, 132 रुपये का बेचेगा सी को। और सी को कितने रुपये में मिला है, 1,32,000 में मिला है। ठीक है ना, इसका मतलब जो 132 की वैल्यू कितनी है, 132 की वैल्यू 1,32,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 100 टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स। तो यानी जो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी इस क्वांटिटी की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000 टाइम्स। तो इसको क्या करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1,00,000 रुपये हो गई। ठीक है, ये तो हैड सी परचेज द सेम आइटम फ्रॉम ए ही वुड हैव स्पेंड 5% लेस देन व्हाट ही हैज स्पेंड विद बी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसने जो है क्या है, जब बी से खरीदा ना तो इसको कितने का मिला, 1,32,000 का मिला। लेकिन अगर ये सीधा ए से खरीदता तो इसको 5% की छूट मिलती, 5% की छूट मिलती, यानी केवल 95% में ही इसकी वो आ जाती। तो इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू होने वाली वो कितनी होगी, वो होगी केवल इसका 95%, जो मतलब उसने खरीदी है, जो आपकी सी ने। अगर वो ए से सीधा खरीदता, ए से अगर सीधा खरीदता तो इतने में खरीद लेता। अच्छा, अब हमको क्या पूछा है, अब इन दोनों का बताना है कि व्हाट प्रॉफिट वुड ए हैव मेड देन, तो फिर ए का कितना फ़ायदा हुआ होता। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपका जो है कैलकुलेशन में हो जाएगा 132 इंटू 5 इंटू 19, ठीक है ना, और 0 तो आएगा ही लास्ट में। तो 5 2 या 10, 16, 6 और इंटू 10 + 9, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी बस, 6600 और आपका 0, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 5 तो 9, 0 4 और आपका आ जाएगा 16 और 12, तो आपका कितना आ जाएगा 1 2 6 4 15, यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 5 4 0 0। ठीक है, तो इतने में इसको जो है क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ना क्लियरली यहाँ पे। इतने में क्या है, अगर ये ए से खरीदता ना सीधा सी, तो ये इतने रुपये में खरीद लेता। लेकिन और ए ने कितने की खरीदी है, ए के पास कितनी कॉस्ट थी उसकी, 1,00,000 रुपये, और इसने इतने में खरीदी। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फ़ायदा निकालना है ए का, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से जो है हम जो घटा देंगे, जिस सी ने जो खरीदी है तो उसमें से 125,400 में खरीदी है और ए ने जो 1,00,000 में खरीदी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी आ जाएगा आपका 25,400 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है फ़ायदा हो जाएगा ए का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ए का फ़ायदा निकालना है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती तो ए का फ़ायदा कितना होता, तो 25,400 रुपये का फ़ायदा होता है ए का। समझ में आ गई होगी ये बात आपको। चलिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए बस कैलकुलेशन है। 20 सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझको आपको बताना है कि कैलकुलेशन को शॉर्ट में कैसे करते हैं। चलिए 20 सेकंड वाला क्वेश्चन जब मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा ना 25 तक, उसके बाद 20 सेकंड वाले क्वेश्चन पर आएंगे। आप देख के जाइएगा उसको, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट में करते हैं ना अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से, तो वो आपको बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमको बोला है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन द पाई चार्ट इफ द कस्टमर ऑफ ऑपरेटर पी आर 3.6 लैक्स। अच्छा, इसके कितने, इसके 3.6 लाख हैं और इसके कितने 4.2 लैक्स, और हमको सी क्लास का वो बताना है। तो सी कितना खर्च कर रहा है, तो 15% ऑफ 3.6 लाख, डिफरेंस बताना है दोनों का। और ये कितना कर रहा है, ये 23% ऑफ 4.2 लैक्स। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए 36 हो चाहे 42, दोनों में 6 कॉमन है, तो मैंने 6 कॉमन लिया और नीचे से 100 भी कॉमन लिया। अब यहाँ पे कितना बचा, 0.6 बचा ना, तो 15 इंटू 0.6 यानी 9 माइनस यहाँ पे कितना बचा, 0.7 बचा, तो यहाँ पे 23 इंटू 0.7 यानी 16.1। तो ये दोनों चीज़ कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 7.1। तो 6/100 इंटू 7.1 यानी कितना हो गया 6 और 42। तो 4 to 6 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में। डेसिमल्स वगैरह का मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारे यूनिक है, उनमें जो है डिजिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब मुझे डेसिमल्स की परवाह नहीं करनी। चलिए सिंपल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 6 की डिविजिबिलिटी जो है वेरीफाई हो रही है। 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब 2 और 3 से मिलकर बनती है, तो 2 मतलब जो है इवन होना चाहिए नंबर, और 3 मतलब जो नंबर जिसको तुम चेक कर रहे हो डिविजिबिलिटी के लिए उसका जो सम है, उनके जो सम है, जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी, ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, ये डिविजिबल होगा ही नहीं, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए 2 की तो डिविजिबिलिटी देख ली। अब हमको क्या देखना है, अब हम तो देखना 3 की डिविजिबिलिटी। तो सम करके देखते हैं सम क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, तो 17 का मतलब 1 + 7 8, तो क्या है, ये तो डिविजिबल नहीं है। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 6
13, 3 + 1 4, ये भी नहीं है। 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 + 3 21, 2 + 1 3, ये है। लेकिन ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो चुका है, तो चेक भी नहीं करना चाहिए। 3 + 4 वैसे यही होगा आंसर। 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 7 23, 23 + 2 25, 25 + 2 27, तो 27 मतलब 2 + 7 9, तो ये हो गया हमारा 3 से डिविजिबल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। डिविजिबिलिटी देखनी होती है 6 की, तो 6 किससे मिलकर बना, 2 और 3 से। 2 इवन होना चाहिए नंबर, तभी डिविजिबल होगा, तो देख ले इवन, यूनिट डिजिट देख ली। बाकी 3 जो है, जो नंबर है उनकी डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। डिजिट जो है उनका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए, दो रेलवे स्टेशन है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बोला जा रहा है 1176 किलोमीटर का है, 1176 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनके बीच में। अब कह रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 5 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, और जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो 70 किलोमीटर पर आवर कम है एक्सप्रेस ट्रेन के कंपैरिजन में। जब ऑब्वियसली बात है एक्सप्रेस ट्रेन कम समय ले रही है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी पैसेंजर ट्रेन से कंपैरिजन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता होगा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एस इंटू जो स्पीड में वेरिएशन आ रहा है इंटू डेल्टा टाइम, जो टाइम का वेरिएशन है, अपॉन क्या करते हैं इसमें डेल्टा एस, जो स्पीड का जो वेरिएशन है उसको भी नीचे डिवाइड कर देते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो देखिए स्पीड आ गया और एक और बार स्पीड आ गई, 2 बार स्पीड आई है, इसका मतलब एक बार स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जो हमारी जो ये वाले फॉर्मूला ये वैलिड हो पाएगा। तो टी से तो हमने मल्टीप्लाई कर ही रखा है, एस से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन एक और एस से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए हमको क्या नीचे एक और डेल्टा एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारे डायमेंशन सेम हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 1176 किलोमीटर। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और एस कितना कम हो जाता है हमको जो है किसकी, द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर, ये कितनी, ठीक है ना। तो एस क्या हो जाएगा हमारा, एस जो है हमारी किसकी मानी, हमने एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड मानी है, तो इसे 70 कम हो जाएंगे अगर पैसेंजर ट्रेन की बात है तो, ठीक है ना। तो एस माइनस 70 हो गया, नीचे कितना आएगा 70 से डिवाइड करेंगे, इंटू टाइम क्या है, टाइम है हमारा 5 आवर्स। ठीक बात है, तो 5 से और 70 से हमने वो किया तो आया 14, यहाँ पे कितना है हमारा 14 आया। तो अब आपको जो है क्या करना है, सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे 1176 इंटू 14 करना है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस 17। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसमें, अब आपको जो है इस तरीके से स्प्लिट करना है नंबर को, 1176 इंटू 14 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस 17, यानी प्रोडक्ट तो ये आए लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस 70 हो। तो मैं इसका देखिए नॉर्मल एलसीएम वाले मेथड से करके देखूँ तो आप कर सकते हैं। देखिए 1176 इंटू 2 इंटू 7, तो आपका जाएगा 12 15 3 और 2 इंटू 7 14 और 36 और 24 और 16, तो 16464। ठीक है, ये आ गया टोटल। आपको क्या करना है, इसको जो एक बार सॉल्व करके देखना है। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 2 1 2 1 2 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, आएगा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 से जा 7, 7 4 जा 20, 7 7 जा 49, तो 7 21 आपका इसके आ जाएगा। उसके बाद आएगा 7 और 3 भी आ जाएगा। तो आप 2 2 7 देखिए 1 2 3 4 बार तो 2 आ गए और आपके 3 बार 7 आ गए और 1 बार 3 आ गया। अब आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि आपका जो डिफरेंस 70 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और फिर 16 7 7 जा 49, 49 49 2 जा 98 हो जाएगा, 49 2 जा 98 हो जाएगा। हाँ, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24 और 24 7 जा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 98 और 168 का डिफरेंस क्या है, 70 का डिफरेंस है, और जो है इन दोनों का प्रोडक्ट भी 107 ये जो 1176 इंटू 14 इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको दोनों नंबर मिल गए। तो 168 क्या है,
ये है एक्सप्रेस की जो ट्रेन है उसकी स्पीड है, और 98 क्या है उससे 70 कम, वो है जो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो स्पीड है उससे, ठीक है। तो हमने सीधा इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको जो है अब हम निकालते हैं टाइम। आपको देखिए स्पीड पता चल गई, आपको डिस्टेंस पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि टाइम कितना रहेगा। तो डिस्टेंस कितना है 1176, हमको कितना पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालना है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करेंगे। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है हमारी 98, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे 7 वन जा 7, 7 4 जा 28, 7 वन जा 7 और 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, तो 14 वन जा 14, 14 2 28, तो 12 आवर्स आ गया, 12 आवर्स आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मेथड 2 में बता दूं आपको। कैलकुलेशंस उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में बस देखने का नजरिया है कि जैसे अगर आपका डिस्टेंस कितना है 1176 और 1176, दोनों ट्रेनें जो है बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है आपकी उसकी स्पीड है आपकी एक्स, और जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 70 कम हो जाएगी, तो मैंने मान लिया एक्स माइनस 70। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ से भी आप जो है डिफरेंस वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये भी टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ये क्या है, ये भी टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है टाइम का, वही तो 5 घंटे है। तो लेकिन वो इक्वेशन जो है सेम ही बनेगी, चाहे इससे कीजिए चाहे उससे कीजिए, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका मेथड 2 है। चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये 25th क्वेश्चन था ना हमारा, अब इसके बाद जो है हमारा कुछ बचता है क्या, नहीं वही क्वेश्चन बचता है जो हमारा 22nd क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। द बैटरी इज गेटिंग लो लैपटॉप की। चलिए तो देखिए आपको ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जो है कोई भी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, सिंपल। जैसे ना इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ लैंड है ना, जो प्रोडक्शन ऑफ लैंड है यानी जो एरिया है उसको डिवाइड करना है आपको। प्रोडक्शन जो आपका जो क्या है, प्रोडक्शन आपकी ये जो ब्राउन वाला है जो प्रोडक्शन है उसको आपको एरिया से डिवाइड करना है, और बताना है कि किसमें ये जो रेशियो है मैक्सिमम है और किसमें रेशियो मिनिमम है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका कौन कौन से नंबर है उन्हीं को केवल कैलकुलेट करेंगे, सबको कैलकुलेट नहीं करेंगे। S5 S3 और S2 कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। S5 S2 कैलकुलेट करते हैं, S2 S3 और S5 हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, हमारा रेशियो हो जाएगा 765 अपॉन 415। S2 है ना जस्ट अ सेकेंड, तो S1 हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा आपके पास 856 अपॉन 390। S3 कितना हो जाएगा आपके पास 729 अपॉन 356, और आपके पास जो S5 है वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 580 अपॉन, ठीक है 280। अब देखिए आप इस वाली कैलकुलेशन को देखिए, अगर आपके पास 390 की जगह 400 होता ना यहाँ पे तो आपको कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है। तो क्या करते हैं, जितने नंबर की कमी है या जितने नंबर हमको चाहिए उनको लिखते हैं ऊपर। हमको 10 चाहिए तो हमने 10 ऊपर लिखा, फिर 10 नंबर जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, अगर 10 जोड़े तो 400 हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं 400 यहाँ लिखूंगा, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ना उसको ऊपर लिखते हैं। तो 856 मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इस जीरो से यहाँ डेसिमल आ गया, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 390 में 10 जोड़ा है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसी तरीके से मुझको न्यूमरेटर में 21.4 जोड़ना पड़ेगा। जिस प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर में जोड़ रहा हूँ उसी प्रोपोर्शन में मुझको न्यूमरेटर में जोड़ना पड़ेगा, तभी जो फ्रैक्शन है ना उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा नहीं कर सकता ना मैं केवल डिनोमिनेटर में जोड़ दूँ और मैं न्यूमरेटर में ना जोड़ूँ, इस बात का मुझको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू डिस्टॉर्ट ना हो, इसकी वजह से अगर मैं डिनोमिनेटर में 10 जोड़ रहा हूँ तो मुझको न्यूमरेटर में 21.4 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं 21.4। 21.4 अगर आप जोड़ेंगे तो मैं आपकी फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, क्या आएगी आपके पास आ जाएगा फाइनल वैल्यू में 877.4, और न्यूमरेटर में आपने क्या जोड़ा 10, तो इसका मतलब हो गया आपका 400। मैं सारी वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ, और ये जो वैल्यू है मैं ये भी हटा देता हूँ, जिससे कि हमारी जो हमने वैल्यू करी है जो निकाली है उसको लिख सकूँ। 377.4 अपॉन, अब क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, अगर यहाँ पे 356 की जगह अगर यहाँ पे 360 होता ना तो मैं फिर भी आसानी से कैलकुलेट कर पाता।
तो मुझको क्या करना है, मेरे को डिनोमिनेटर में 4 ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 ऊपर लिखूंगा और फिर 4 ऐड करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 360, और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 729, ठीक है ना। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि मतलब क्यों हम ऐसा करते हैं कि 360 से डिवाइड करें, क्योंकि एक्चुअली हमको 356 से करना चाहिए। लेकिन अगर मुझको 356 से डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर में, तो फिर तो मैं इसी एक्सप्रेशन में ना कर लूँ, है ना। मुझे 356 से डिवाइड नहीं करना, तभी तो मैं ये मेथड लगा रहा हूँ। और इसीलिए ये मेथड क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। इससे क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड यूज होता है, बोलते हैं इसको। तो क्या हो गया आपके पास 72.9 और इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 8 या 72.1, तो 8.1 ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर, हमारा जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको शो हो रहा होगा, नहीं भी शो हो रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर लिख दूंगा अभी। 8.1 की वैल्यू हमको 729 में ऐड करनी है और नीचे 360 आएगा। 8.1 की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं, तो 8.1 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 737.1 अपॉन 360, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 737.1 अपॉन 360, क्या आ गया आपके पास यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा, अब आपको क्या है यहाँ पे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 280 है, तो हमको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 डेसिमल आ जाएंगे, और आपका क्या आ जाएगा 2, और डेसिमल आया 4, 2 बन जा 4 बन जा 4, और 4 9 जा 36, और फिर क्या आएगा, इस डेसिमल को हटा देता हूँ, 2 डेसिमल ही मैंने जब चेंज करी ली पोजीशन, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 2.9 समथिंग आ रहा है। और अब हम देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन, इसको क्या लिख सकता हूँ 73.71 अपॉन 36, तो यानी कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा आपका 36 2 जा, और डेसिमल लगा, 2 चला गया यहाँ पे, 17 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो छोटा ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2.2 के अराउंड आ रहा है, ये 2.0 समथिंग आ रहा है, तो मतलब 2 के आसपास ही है। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 7 जो 28, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 7 2 जा 14, और 0 आएगा डेसिमल के बाद। तो ये भी, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, S2 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी यहाँ पे, S2 की वैल्यू सबसे बड़ी है। यहाँ पे मुझको बात समझ में आ गई। तो मेरा ऑप्शन कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, तो मेरे जो है जितने भी S5 नहीं हो सकता लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि पहला वाला जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट है। S3 नहीं हो सकती लार्जेस्ट वैल्यू। S2 तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन जो फोर्थ है वो मेरा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है आंसर, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ, पहले इस पूरे को इरेज करता हूँ, फिर देख लेते हैं जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो सेकंड रेशियो है, यानी जो लोएस्ट रेशियो होगा वो कहाँ पे होगा, लोएस्ट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो लोएस्ट रेशियो के लिए हमारे पास कंपटीशन किस किस में है, लोएस्ट रेशियो के लिए हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं जो कि ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है। तो यानी S1 एंड S4 में हमको कंपेरिजन करना है, तो सीधा हम S1 और S4 का कंपेरिजन करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, S1 एंड S4 का कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं S1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं S4। S1 क्या हो जाएगा हमारा, S1 हो जाएगा 765 अपॉन 415, और S4 हो जाएगा आपका डेट इज 964 अपॉन 550, ठीक है। तो अब क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड तो आपने देख ही लिया, लेकिन यहाँ पे क्लोज फाइट हो सकती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम क्या है एग्जैक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं डिवीज़न का। तो 715 आ जाएगा, पहली बार जाएगा 1 से जाएगा ये, तो 0 5 और 3, तो रेशियो आया 0 आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका 8 जा बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका S4 को सॉल्व करते हैं, तो S4 हमारा क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा हमारा, S4 हो जाएगा 964, और आपका हो जाएगा 550, तो ये 1 जा बार गया यहाँ पे, 550 आया, और 4 1 एंड 4, तो 8 जा बार तो जा नहीं सकता वरना ज़्यादा हो जाएगा, 440 के अराउंड हो जाएगा, ये जाएगा 7 बार, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, S1 की वैल्यू होगी 1.8 और S4 की वैल्यू होगी 1.7, तो यानी S4 जो है छोटी वैल्यू है, और हमको पूछा था लोएस्ट की पूछा है, तो लोएस्ट क्या होगा हमारा S4 हो जाएगा, यानी ऑफ फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा सेट सॉल्व किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल सॉल्यूशंस देखे हर क्वेश्चन के, और मल्टीपल अप्रोचेस देखी, देखा कि कहाँ पे हमको सतर्क रहना है, कहाँ पर हमको जो है कौन सा मेथड लगाना है, कौन सी अप्रोच लगानी है। तो इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है डू टेल अस कि आप और क्या चाहते हैं हमसे, और हम कैसे आपकी प्रिपरेशन को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, और कैसे बेहतर बना सकते हैं।
और बाकी अगर आप और एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, जैसे किरण के मैंने 20 लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो उसकी जो सीरीज़ है उसको मैं भी रिज्यूम करूँगा। और उसके अलावा मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैंने जितने भी पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के या फिर जो लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से पूछे जा रहे हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ, जिससे कि जो भी स्टूडेंट केवल उन छोटी सी वीडियोस को भी देख ले तो उसको जो है काफ़ी हेल्प मिले अपने एग्जाम में, और वो जो है मार्क्स वहाँ से गेन कर पाए, उसको कोई नुकसान ना हो उन क्वेश्चन में। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने ज्योमेट्री की भी वीडियोस बनाई हुई हैं, 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने मोर देन 95% ऑफ ज्योमेट्री कवर की हुई है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, आपके ऑलमोस्ट 95% फॉर्मूला जो है वहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मीडियंस हुआ, आपका एल्टीट्यूड हुआ, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो रह गई हैं, वो मैं अभी इन कमिंग डेज में वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका पूरा का पूरा जो ज्योमेट्री है वो भी कवर हो जाएगा। मुश्किल से 5% बचा होगा, 95% जाके आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। सीधे के सीधे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ज्योमेट्री आती है, आपने देखा ही है जो भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के। तो आई होप आपको जो है एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।